चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज के अंदर हमने अपने लास्ट वीडियो में जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वाटर के उनके बारे में जाना, जैसे कि सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और साथ साथ जो लेगून्स हैं और लेक्स हैं उनके ज़रिए हमें वाटर अवेलेबल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है या नेक्स्ट पैराग्राफ इस चैप्टर के अंदर जो दिया है वो है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, जल की मांग और उसका उपयोग। आइए इसके बारे में और जानते हैं। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी। देखिए यहाँ एक वर्ड है आपके लिए, एग्रेरियन। इट मीन्स यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, मेनली डिपेंड करती है किस पे? एग्रीकल्चर पे, यानी कि कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? कृषि के ऊपर निर्भर है। एंड अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग किसके ऊपर निर्भर है? एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। अब निश्चित रूप से आपको पता लग गया होगा कि डिमांड भी बढ़ेगी किसकी? वाटर की, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? सफिशिएंट वाटर सप्लाई चाहिए। तो आइए आगे क्या बताया है? हेंस डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ बीन असाइन ए वेरी हाई प्रायोरिटी इन द 5-year प्लान्स। अब इस वजह से क्या कह रहा है कि इतनी भारी संख्या के अंदर जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, तो इसलिए भारत सरकार ने अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रदान की, यानी कि सबसे ऊपर रखा, टॉप प्रायोरिटी दी इसको। किसको? इरिगेशन फैसिलिटीज़ को। अब इस वजह से क्या कह रहा है? एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक द वाकड़ा नंगल, हीराकुड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एट्सेट्रा हैव बीन टेकन अप। और इसी वजह से क्या कह रहा है? जो बहुत उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं थी, जैसे कि भाखड़ा नंगल है, हीराकुंड है, दामोदर घाटी है, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई है। इनफैक्ट इंडियाज़ वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज़ डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स। ध्यान दीजिए ये लाइन। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की जो मांग है सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डोमिनेंट कौन कर रहा है, तो इरिगेशनल जो नीड्स हैं, वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज़ डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स। मतलब क्या इसका? सिंचाई की जो आवश्यकता है उसके लिए सर्वाधिक भारत के अंदर क्या है? जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। एग्रीकल्चरल अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। अब क्या कह रहा है? जो ग्राउंड वाटर है या जो सरफेस वाटर है, इसका सबसे अधिक उपयोग किस में हो रहा है? एग्रीकल्चर के अंदर। भूमिगत जल का और धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग किस में हो रहा है? एग्रीकल्चर के अंदर। इट अकाउंट्स फॉर 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। याद कर लीजिए इनको भी आप। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके से पॉइंट लिखेंगे, निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब क्या कह रहे हैं? इस सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन जो रहा है, इसमें सरफेस वाटर का जो बताया वो कितना बताया है? ध्यान दीजिए, 89%, जबकि ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कितना बता रहा है? 92%। यानी कि धरातलीय जल का लगभग 89% और भूमिगत जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। While the share of industrial sector is limited to 2% of the surface water utilization and 5% of the ground water। आप देखिए यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में बताया है कि औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक सेक्टर में जो
सतह का जो जल है उसका केवल 2% और भूमिगत जो जल है उसका 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ बता दिया है एग्रीकल्चर के बाद। इसके अलावा द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज़ हाइयर 9% इन द सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। जब हम लोग ग्राउंड वाटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं सरफेस वाटर की, तो घरेलू सेक्टर में अगर देखा जाए तो धरातलीय जल का उपयोग भूमिगत जल की तुलना में कितना 9% अधिक है। ध्यान दीजिए इस लाइन को भी कि अगर घरेलू क्षेत्र की बात की जाए तो घरेलू क्षेत्र के अंदर, घरेलू सेक्टर के अंदर धरातलीय जल का जो उपयोग है, सरफेस वाटर का जो उपयोग है, वो भूमिगत जल की तुलना में, ग्राउंड वाटर जो है उसकी तुलना में 9% अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इज मच हायर देन अदर सेक्टर्स। किंतु यहाँ देखा आपने कि जो जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का भाग दूसरे अन्य जो सेक्टर हैं उनसे अधिक है। कृषि के अंदर आपने देखा 89 और 92% था, जबकि यहाँ डोमेस्टिक का भी आपने देखा। इसके अलावा आपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी देखा ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का जो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो अगर इन सबको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो निश्चित रूप से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो डोमिनेंट सेक्टर है। दोनों तरह के जो सोर्सेज है, ग्राउंड वाटर से और साथ साथ सरफेस वाटर से जो अपने को जल मिल रहा है उसके यूटिलाइजेशन के मामले में। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बनता है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब सिंचाई के लिए जल की मांग। आगे देखते हैं इस पैराग्राफ को भी। इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरिगेशन। देखिए आप सभी को पता है कि कृषि के अंदर जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। इरिगेशन इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। अब एक देखिए देश में वर्षा के एक तो स्थानिक, एक सामयिक, यानी कि एक स्थान के ऊपर पर्टिकुलरली और समय विशेष के अंदर क्या है उसमें परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है, इरिगेशन क्या है, पर्टिकुलरली एक समयबद्ध प्रक्रिया है और एक निश्चित स्थान के ऊपर होती है। तो इस वजह से हमारे सामने ये मुद्दा उठता है या ये प्रश्न उठता है कि इस जल की पूर्ति को किस रूप में किया जाए। तो इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे एरिया को फिर सिंचाई के ज़रिए पूरा किया जाए जहाँ पर जल की कमी है। द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। देखिए वो पॉइंट अब आ गया यहाँ। देश के अधिकांश भाग कैसे हैं, वर्षा विहीन है और सूखाग्रस्त हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट सच एरियाज। अब ऐसे क्षेत्र कौन से हैं, खासकर जो उत्तर पश्चिमी भारत और जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, वो इसके अंतर्गत आता है जो ड्रॉट प्रोन है और साथ साथ जहाँ सूखा पड़ता रहता है। वाटर इन समर सीजन्स आर more or less dry in most part of the country, hence it is difficult to practice agriculture without assured। अब क्या कह रहा है ये कि देश के अधिकांश भागों में शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन है। तो इस वजह से क्या कह रहा है, विदाउट एश्योर्ड, यानी कि बिना इरिगेशन के, बिना एश्योर्ड इरिगेशन के ड्राई सीजन के अंदर, शुष्क ऋतु के अंदर क्या है, खेती नहीं की जा सकती। इस वजह से क्या कह रहा है, इवन इन द एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ब्रेक्स इन मानसून और इट्स फेल्योर क्रिएट्स ड्राई स्पेल डेटर्मिनेंटल फॉर एग्रीकल्चर। अब इसके बाद क्या बताया है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि कौन से बताए हैं, पश्चिमी बंगाल हो गया, बिहार, इनमें भी मॉनसून के मौसम में वर्षा नहीं आती अथवा इसकी असफलता यानी कि वर्षा प्रॉपरली नहीं आ पाती या सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति, इस प्रकार की जो कंडीशन है कंट्री के अंदर या पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या कर देती है, सूखे की जो स्थिति है वो पैदा कर देती है।
वाटर नीड फॉर ऑफ सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक्स इरीगेशन नेसेसरी. फॉर इंस्टेंस water requirement of rice, sugarcane, jute, etc. is very high, which can be met only through irrigation. इसके अलावा क्या कह रहा है, कुछ फसलें हैं जैसे चावल है, गन्ना, जूट आदि के लिए क्या है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई के द्वारा ही संभव है. एग्रीकल्चर जो है केवल किसके ज़रिए पॉसिबल हो सकती है, इरिगेशन के ज़रिए. इस वजह से प्रोविज़न ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल. अब सिंचाई के लिए जो व्यवस्था की गई, इसी ने क्या किया है, जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, जो बहुफसलीकरण है, इसको संभव बनाया है. इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट इरीगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दैन अनइरीगेटेड लैंड. अब ये देखने में आया है, ऐसा पाया जाता है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता, मतलब वो भूमि जिसकी सिंचाई प्रॉपरली की गई है, उसके अंदर जो उत्पादन क्षमता है या उसकी जो उत्पादकता है, असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है. यानी कि जो अनइरीगेटेड लैंड है उससे कंपेयर करके देखें तो इरीगेटेड लैंड के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है. फर्दर द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई विच इज़ मेड पॉसिबल ओनली बाय ए डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम. अब इस वजह से क्या कह रहा है, दूसरी जो फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए क्या है, आर्द्रता की जो आपूर्ति है वो नियमित रूप से आवश्यक है, उनमें नमी नियमित रूप से बनी रहनी चाहिए. स्पेशली कौन सी जो अधिक उपज देने वाली जो फसलें हैं उनके लिए. तो इस वजह से क्या कह रहा है, इनफैक्ट दिस इज़ राइट दैट ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री हैज़ लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. इस वजह से क्या कह रहा है, वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की जो हरित क्रांति की जो रणनीति थी वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफल हो पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, सिंचाई के लिए जो समुचित प्रबंधन था वो किया गया. इस वजह से इन एरियाज़ के अंदर निश्चित रूप से एक क्वांटम जंप देखने को मिला एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर. एक जो द्रुत वृद्धि थी, तेज़ी से जो बढ़ोतरी थी वो देखी गई उत्पादन के अंदर. इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज़ अंडर इरीगेशन. अब ध्यान दीजिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नेट सोन एरिया है उसके 85% भाग क्या है, सिंचाई के अंतर्गत आता है. इस चीज़ को भी याद कर लीजिए आप लोग. टोटल जो एरिया बताया वो 85% बताया है. स्टेट देख लीजिए कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी. यहाँ जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो इरिगेशन के अंडर कितना आता है, 85%. अब व्हीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन दीज स्टेट. अब इन स्टेट का जो जिक्र किया है मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन पर्टिकुलरली इन्हीं स्टेट के अंदर क्या थी, सक्सेसफुल हो पाई. अब वो उसके अंदर कौन कौन सी फसलें थी, व्हीट एंड राइस. ये क्या की गई, आर मेनली ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन दीज स्टेट. सिंचाई की हेल्प से इन स्टेट्स के अंदर क्या किया गया, इन दोनों फसलों को प्रोड्यूस किया गया. ऑफ द टोटल नेट इरीगेटेड एरिया 76.1% इन पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. अब ये बता रहा है कि हरियाणा और पंजाब का जिक्र किया इसने कि जो कुल बोया गया, कुल सिंचित क्षेत्र का, मतलब जितने एरिया के ऊपर सिंचाई की गई है उसका 76.1 या 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में. किसके जरिए सिंचाई की जा रही है, इनमें कुओं और नलकूपों के ज़रिए, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के ज़रिए. इनको याद कर लीजिए. टोटल जो बताया है 76.1% कहाँ, पंजाब के अंदर, और 51.3% कहाँ, हरियाणा के अंदर. ये इरीगेटेड है किसके ज़रिए, थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी इनमें से पूछ लिया जाता है. आगे देखते हैं. दिस शोज दैट दीज स्टेट्स यूटिलाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल विच हैज़ रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन दीज स्टेट. अब देखिए, अब एक कमी निकल के आई है यहाँ
अब यहाँ क्या है, ये जो राज्य हमने देखे हैं अपने जो संभावित जो ग्राउंड वाटर है उसका एक बहुत बड़े भाग का ये इस्तेमाल कर लेते हैं या उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर क्या आती जा रही है, उसमें कमी आती जा रही है। यानी कि भूमिगत जो जल है या भौम जल है उसका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, स्तर गिरता जा रहा है। यानी कि गहराई के अंदर अगर देखा जाए तो जल की जो गहराई वो बढ़ती जा रही है जब हम लोग खुदाई करते उस दौरान। और इसका परिणाम क्या था, स्पेशली जो व्हीट एंड राइस की जो कल्टीवेशन की गई है, क्योंकि इन दोनों फसलों को अधिक मात्रा के अंदर क्या है सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, क्या कह रहा है, ओवर यूज किसका, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ये बात मैंने बता भी दी आप लोगों को कि अगर क्या है इन राज्यों के अंदर ओवर यूज़ किया जा रहा है इस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, इसने क्या कर दिया है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके अंदर एक डिक्लाइन ला दी है। यानी कि इन राज्यों में जो भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर नीचा होता जा रहा है या हो गया है। इनफैक्ट ओवर withdrawals in some states like Rajasthan and Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater, and this practice has led to increase in concentration of arsenic in parts of West Bengal and Bihar। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है इस पानी का, जैसे कुछ राज्यों का जिक्र किया इसने, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, इनमें अधिक जल निकालने के कारण जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में जो आर्सेनिक है या संख्या जिसको बोल देते हैं, इसके संकेंद्रण या इसके कंसंट्रेशन की भी, इसके संकेंद्रण की भी वृद्धि हुई है। यानी कि ये भी बढ़ता जा रहा है, आर्सेनिक बढ़ता जा रहा है इसके अंदर, पानी के अंदर। अब ये इसकी कुछ कमियां निकल के आई हैं अगर हमने इसका ओवर यूटिलाइजेशन किया। अब अमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम, अगर ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से जल के सामने कुछ समस्याएं, संभावित जो जल समस्याएं वो कौन सी होंगी, आइए देख लेते हैं। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि जल की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक इफ्लुएंस, एंड दिस इन टर्न इज फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज। अब ध्यान दीजिए क्या बता रहा है ये, द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर गेटिंग पोल्यूटेड, जो उपलब्ध जल संसाधन हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, एग्रीकल्चरल की वजह से और डोमेस्टिक जो इफ्लुएंस है उनकी वजह से। यानी कि जो उपलब्ध जल संसाधन है, औद्योगिक, कृषि और घरेलू जो एफ्लुएंट्स हैं उनसे प्रदूषित होता जा रहा है, प्रदूषक है उनसे प्रदूषित होता जा रहा है, और इस कारण जो उपयोगी जल संसाधनों की जो उपलब्धता है वो सीमित होती जा रही है, लिमिटेड होती जा रही है। डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, अब जल के गुणों का जो ह्रास है यानी कि गिरावट है वो और जान लेते हैं। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर, अगर आपसे पूछा जाए जल गुणवत्ता क्या है, तो जल गुणवत्ता से मतलब क्या है, जल की शुद्धता। वाटर क्वालिटी किसे कहा गया है, प्योरिटी ऑफ वाटर, या फिर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, अनावश्यक जो बाहरी पदार्थ हैं उनसे रहित जल, इसको क्या कहा गया है, वाटर की क्वालिटी। अब वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट्स। अब कह रहा है कि जल क्या है, बाह्य पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता जा रहा है। सच मैटर्स deteriorate the quality of water and render it unfit for human use।
इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जल के गुणों में कमी लाते हैं और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, जल के गुणों में कमी ला रहे हैं और मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते। When toxic substances enter lakes, streams, rivers, ocean and other water bodies, they get dissolved or lie suspended in water। अब कह रहा है कि इस प्रकार हमने देखा कि जो जल की जो कमी आ रही है उसमें जैसे विषैले पदार्थ जैसे झीलों के अंदर, सरिताओं के अंदर, नदियों के अंदर, समुद्रों के अंदर और अन्य जो जलाशय उनमें प्रवेश कर जाते हैं, वो जल में घुल जाते हैं अथवा जल में क्या हो रहे हैं, निलंबित हो रहे हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है। दिस रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और यही क्या बनता है, जल के प्रदूषण का कारण। वेयर बाई क्वालिटी ऑफ वाटर डेट्रियोरेट्स अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम। अब देखिए इस प्रकार से जो प्रदूषित जल है वो जलीय तंत्र या जल के अंदर जो जल के गुणों में जो कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है, एक्वेटिक जो लाइफ है वो प्रभावित होती है। समटाइम्स दीज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। कई बार तो क्या होता है, कभी कभी ये जो पोल्यूटेंट्स है इतने नीचे पहुंच जाते हैं कि भौम जल को प्रदूषित कर देते हैं, यानी कि जो ग्राउंड वाटर उसको भी क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। द गंगा एंड यमुना आर द टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। देश के अंदर दो नदियाँ बताई हैं, गंगा और यमुना, ये क्या है, सर्वाधिक प्रदूषित नदियाँ हैं देश की। तो इस तरीके से हमने इसके परिणाम जाने कि किस तरीके से इस जल का क्या है, प्रदूषण हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। किस प्रकार से जल संरक्षण और प्रबंधन किया जाए, चलिए जानते हैं इसके बारे में। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, चलिए ये पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सिंस देयर इज़ ए डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड, द नीड हैज़ अराइजन टू कंजर्व एंड effectively मैनेज दिस प्रीशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कह रहा है इसके ज़रिए कि जो अलवणीय जल है, उस अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता, यानी कि जो फ्रेश वाटर है उसकी जो घटती हुई उपलब्धता है और बढ़ती हुई मांग है, इससे क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके लिए महत्वपूर्ण जो जीवनदायी संसाधनों के संरक्षण, मतलब ये जो महत्वपूर्ण जीवन देने वाला जो संसाधन है, इसके संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। कारण क्या होता है, एक तो जो जल है उसकी जो पीने योग्य जो जल है या अलवणीय जो जल है उसकी जो मात्रा है वो घटती जा रही है और मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या है, ये जीवनदायी जो संसाधन है, आवश्यकता इस बात की है कि इनके संरक्षण और प्रबंधन की क्या की जाए, समुचित व्यवस्था की जाए। गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। अब कह रहा है कि ये जो विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। इसका मतलब क्या है, नेग्लिजिबल हो गई है, यानी कि नमक के अंदर जो समुद्र के अंदर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि उसको प्योर करने में क्या है, एक्सपेंडिचर या खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो इस वजह से इस पानी की जो उपलब्धता है इसको नेग्लिजिबल माना गया। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation। इस वजह से भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे और साथ साथ इफ़ेक्टिव जो पॉलिसीज़ हैं, प्रभावी जो नीतियां हैं और कानून बनाने होंगे। एंड अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन, और इसके संरक्षण के लिए क्या कह रहा है, संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने होंगे। Besides developing water saving technologies and methods, attempts are also to be made to prevent the pollution। अब कह रहा है कि जल बचत तकनीक
वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यानी कि जल को बचाने की जो तकनीक है और विधियों के इनके विकास के अतिरिक्त, यानी कि इसको डेवलप करने की जो विधियाँ हैं उनके विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी किए जाने चाहिए। मेथड्स अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो टू मेड प्रिवेंट द पोल्यूशन, यानी कि उसको प्रदूषण से बचाने के भी क्या किए जाने चाहिए, नीतियाँ तो बनाई जाएँ, उनको लागू भी किया जाए, साथ साथ क्या है उस जल को, उपलब्ध जल को प्रदूषण से मतलब जो पानी जो प्रदूषित होता जा रहा है उससे भी बचाने के प्रयास किए जाएँ। देयर इज़ नीड टू इंक्रेज वाटरशेड डेवलपमेंट। अब इस वजह से क्या कह रहा है कि जो वाटरशेड या जल संभर विकास या वाटर साइकिलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रीयूज एंड कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन। क्या किया जाए, जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के जो संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, इसकी आवश्यकता है।